हेलो दोस्तों, कैसे हो? कोई दिक्कत चल रहा है? चल, दिक्कत तो आते रहेगा जाते रहेगा, ठीक है। लेकिन अभी जो टाइम है उसको तो पढ़ना है, ठीक है, नहीं तो बाद में फिर दिक्कत होगा, ठीक है। तो चलिए यार, हम लोग पढ़ाई चालू करते हैं। हाँ, और दरवाजा वरवाजा बंद कर लो, कॉपी निकाल लो, क्योंकि इसमें कॉपी निकालने का ज़रूरत है। क्योंकि आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग बोर्स मॉडल पढ़ेंगे। थोड़ा इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है और इसमें काफ़ी न्यूमेरिकल भी आज डर लगेगा। जिसको थोड़ा न्यूमेरिकल वीक है, कैलकुलेशन में दिक्कत है, उसको तो आज डर लगेगा, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, साथ में सॉल्व करेंगे यार, तो न्यूमेरिकल भी सॉल्व हो जाएगा आज। तो बोर्स मॉडल को आज हम लोग देखेंगे। सो मेरा नाम है प्रिंस और मैं स्वागत करता हूँ आपको आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल द जेवी फाउंडेशंस पे। तो चलिए, हम लोग क्या पढ़े थे आज तक बोर्स, मतलब इसका पहला एटॉमिक स्ट्रक्चर में। आज का लेक्चर नंबर 7 होने वाला है। इसका पहले का वीडियो जो कोई भी नहीं देखा है तो आप जा करके देख सकते हो, ठीक है। और फिर हम लोग तो इसको थोड़ा अच्छा समझ में आएगा। तो बोर्स मॉडल देखते हैं हम लोग। क्या देखेंगे आज हम लोग? बोर्स मॉडल। बोर बोर सुबह वाला बोर क्या? बोर्स मॉडल नहीं, ये बोर्स मॉडल नहीं है, ये साइंटिस्ट का नाम है बोर्स मॉडल, ठीक है। बोर्स मॉडल हम लोग देखेंगे। तो इसमें देखिए क्या होता है। हम लोग देखें वहाँ पे थॉमसन मॉडल फेल हुआ क्योंकि वो वाटरमेलन वाला मॉडल था। रुथरफोर्ड मॉडल फेल हुआ। अच्छा, रुथरफोर्ड मॉडल फेल क्यों हुआ? क्योंकि उसमें बोला गया था कि सर्कुलर पाथ में घूमते रहता है इलेक्ट्रॉन। कुछ बोले थे कि रुथरफोर्ड मॉडल में ये इलेक्ट्रॉन ऐसा 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 घूमता है, ऐसा घूमते 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 ये कोलैप्स हो जाएगा। इसी के लिए बोर्स मॉडल रुथरफोर्ड मॉडल फेल हो गया था, ठीक है। सो उसके बाद हम लोग देखे कि अब हुआ कि उसके बाद हम लोग देखे कि क्या है आपका वेव नेचर ऑफ लाइट एंड देन प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसमें हम लोग बोले थे कि लाइट में आपका फोटोन होता है जिसपे एक पर्टिकुलर एनर्जी होता है। यहाँ तक बात पता था। क्वांटाइज्ड होता है, मतलब कि क्वांटाइज्ड होता है, एक होल नंबर में होता है कि एक फोटोन में इतना एनर्जी होगा, दूसरा में आधा, पौने 2, 3.5 वाला कोई सीन नहीं होता है ऐसा, ठीक है। तो अब बोर्स क्या किए हैं, अब यहाँ से हम लोग बोर्स मॉडल को थोड़ा अच्छा से देखते हैं, ठीक है। तो बोर्स मॉडल में क्या करना? सबसे पहले बोर्स मॉडल में एक बात है कि क्या है, ये किस किस के लिए वैलिड है। ये है आपका बोर्स मॉडल। सबसे पहले कभी भी बोर्स मॉडल का क्वेश्चन आएगा तो एक क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि ये किसके लिए बना हुआ है। ये सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए, एक इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए। एक इलेक्ट्रॉन मतलब एक इलेक्ट्रॉन, जिसपे एक इलेक्ट्रॉन होगा, जो एटम पे एक इलेक्ट्रॉन होगा, उसके लिए है। जैसे कि फॉर, ये क्या होगा, फॉर वन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, फॉर वन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, लाइक क्या होगा, वन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, जैसे कि हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का क्या होता है? एटॉमिक नंबर 1 होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है। हाइड्रोजन हो गई। उसके बाद हाइड्रोजन जैसा, यानी एक इलेक्ट्रॉन जैसा हाइड्रोजन, हीलियम लिख सकते हैं। यहाँ पर अगर हम हीलियम लिख दिए, खाली एच ही लिखे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, एटॉमिक नंबर 2 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन अगर हम यहाँ पर एच ई प्लस लिख दिया, यानी एक इलेक्ट्रॉन चला गया, एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये वाला वैलिड होगा। उसी तरह का हम लोग लिथियम लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या करना होगा, प्लस प्लस 2 प्लस लिखना होगा, ठीक है। बेरिलियम भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर 3 प्लस होगा। इस तरह का सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए आपका बोर्स मॉडल है। तो क्वेश्चन ऐसा आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ओबेज बोर्स मॉडल, ठीक है। या कुछ 3-4 दे दिया रहेगा, तो फिर पूछेगा कि कौन से इनमें से बोर्स मॉडल के लिए है, तो आपको एक तो मारना होगा, ठीक है। मतलब जो वन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज वाला देगा, नीट में क्वेश्चन ऐसे आने का चांस आ सकता है, ठीक है। चलिए, वन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज को लोगे। अब नेक्स्ट है कि ये बोर्स मॉडल जो है, ये किस किस पार्ट से इंस्पायर हो गए, ये बोर्स मॉडल में क्या क्या इंक्लूड किया है। बोर्स मॉडल सबसे पहली बात देखे है 2 चीज। बोर्स का दिमाग में चल रहा था कि जहां प्लैंक्स वाला, क्वांटम वाला, तो क्या किया वहां पे, क्वांटम फिजिक्स उठा के लाया है, क्वांटम थ्योरी लिए है। तो प्लैंक्स का क्वांटम थ्योरी, तो बोर्स मॉडल क्या किया है, बोर्स मॉडल क्वांटम थ्योरी को लेके, QUANTUM, क्वांटम थ्योरी एंड जो क्लासिकल फिजिक्स है, न्यूटन्स वाला, क्लासिकल फिजिक्स को कंबाइन करके हुआ है, क्लासिकल फिजिक्स। तो ये 2 बात था कि इसमें से बोर्स मॉडल इंस्पायर्ड है। तो बोर्स मॉडल क्वांटम थ्योरी जो प्लैंक्स का था उसको लेकर के एंड। और एक बात क्या है, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी मतलब कि पार्टिकुलर नेचर लिए है, पार्टिकुलर नेचर ऑफ पार्टिकल, यानी कि सिर्फ पार्टिकुलेट नेचर है, पार्टिकुलेट नेचर पे बोर्स मॉडल है। बोर्स मॉडल क्या नहीं है, बेस्ड ऑन पार्टिकुलेट नेचर, पार्टिकुलर नेचर पे बेस्ड है, पार्टिकुलर नेचर पे बेस्ड। चलिए है लिख देते हैं, समझ में आ रहा है, पार्टिकुलर नेचर पे बेस्ड है, इतना बात समझ में आ रहा है। तो ये चीज़ को दिमाग में रखना। बोर्स मॉडल किस किस के लिए, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए है, और किसके लिए है, आपका पार्टिकुलर नेचर को फॉलो किया है, और प्लैंक्स एंड क्वांटम थ्योरी एंड क्लासिकल मैकेनिक्स से, यानी क्लासिकल फिजिक्स से लेकर उठाया गया है। यहाँ तक बात है। अब देखिए बोर्स मॉडल का कुछ हम लोग देखेंगे क्या क्या पोस्टुलेट्स है, ठीक है।
चलिए पोस्टुलेट्स ऑफ बोर्स मॉडल। पोस्टुलेट्स क्या होता है? माने हैं, क्या माने हैं पोस्टुलेट्स ऑफ बोर्स मॉडल? तो पोस्टुलेट्स देखते हैं, क्या लिख देते हैं? POSTULATES पोस्टुलेट्स। स्पेलिंग सही है, देख लीजिएगा, स्पेलिंग इंग्लिश क्लास थोड़ी ना है। चलिए अब क्या देखते हैं, पहला पोस्टुलेट्स क्या हुआ, गलती क्या हुआ था, रुथरफोर्ड इसको ऐसे से गोल गोल घुमा दिए थे, जिसके कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूमते घूमते यहाँ पर आ जाकर श्रिंक कर जाएगा। तो बोर्स मॉडल क्या कि यहीं से कॉपी किए। क्या बोले सबसे पहला बोले कि देयर इज अ स्मॉल न्यूक्लियस होता है, ठीक है, एंड न्यूक्लियस कह रहा हूं पहला हो गया। चलिए माने लिखते हैं देयर इज देयर इज अ स्मॉल स्मॉल न्यूक्लियस there is a small nucleus in which proton and neutron is present, in which proton and neutron is, चलिए प्रेजेंट लिख दिया है, समझ आ। अब दूसरा क्या बात है, ठीक है, अब होता है इलेक्ट्रॉन। तो क्या बोले हैं यहाँ पर, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये वाला इंपॉर्टेंट, क्या बोले, इलेक्ट्रॉन revolves in a circular, electron revolves in a fixed circular path, called ऑर्बिट। दूसरा बात क्या बोले कि जो इलेक्ट्रॉन घूमेगा ये एक फिक्स्ड रहेगा, फिक्स्ड सर्कुलर पाथ में घूमेगा। रुथरफोर्ड फिक्स्ड नहीं बोले थे, रुथरफोर्ड खाली बोले थे सर्कुलर पाथ में घूमेगा, लेकिन ये क्या कर दिए, फिक्स्ड सर्कुलर पाथ में घूमेगा, ये वाला बात बोले बोर्स, ठीक है। अब क्या हुआ, ये जो थर्ड में क्या होगा, देखिए कि ये जो आपका सर्कुलर फिक्स्ड पाथ होगा, ठीक है, उस पे क्या होगा, उस पे फिक्स्ड सर्कुलर पाथ में एक फिक्स्ड एनर्जी भी होगा, विच हैज अ फिक्स्ड एनर्जी। ईच ऑर्बिट, चलिए ऐसे लिख देते हैं, ईच ऑर्बिट हैज फिक्स्ड एनर्जी होगा उस पे, एनर्जी इन इट, उस ऑर्बिट में फिक्स एनर्जी ही होगा, ठीक है, समझते रहिए। इसका पहले बोलने का मतलब होगा कि ये आपके सपोज ये न्यूक्लियस होगा, चलिए मानिए एक एटम है, इसका ये न्यूक्लियस होगा, जैसे इसका एक ऑर्बिट ऐसा होगा, हम लोग अभी जो मॉडर्न नहीं पढ़ते हैं ना, मॉडर्न नहीं मतलब दो ऐसा होगा, तो ये एक ऑर्बिट होगा, ये एक ऑर्बिट होगा, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन ऐसी, ये एक इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन अब इसी फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमेगा, इस ऑर्बिट का कोई फिक्स एनर्जी होगा, अब हर एक ऑर्बिट का एक नाम दिया होगा, ईच ऑर्बिट हैज अ नेम, सबसे पहला। उसके बाद फोर्थ पोस्टुलेट में क्या होगा, जो ऑर्बिट होगा, ऑर्बिट्स आर कंसेंट्रिक मतलब एक कॉमन सेंटर के बाद, या अगर कॉमन सेंटर है तो ऐसा कॉमन सेंटर, कंसेंट्रिक ऑर्बिट्स, CONCENTRIC ऑर्बिट्स हैव, उसका लोगों ने अलग नाम दिया हुआ, हैव आर नेम्ड दिया गया, जैसे कि के पहला ऑर्बिट को, L M N ऐसे भी बोल सकते हैं, और हम लोग इसको 1 2 3 4 ऐसे भी लिखते हैं, यानी कि जैसे जैसे दूर जाएंगे, जैसे कि अगर ये वाला फर्स्ट ऑर्बिट है तो उसको हम लोग बोलेंगे के, फिर इसको L बोलेंगे, फिर अगर एक हुआ KLM बोलेंगे, ये ऐसा चलता रहेगा, इसको ऐसा लिखते हैं, देखिए KLM, ठीक है, ये बात है। 1 2 3 को ठीक से लिखते हैं, 1 2 3, यहाँ तक समझ में आता है। अब ये तो कॉमन बात है कुछ, ठीक है। अब देखिए यहाँ से मेन है, अब ऑर्बिट हो गया, कंसेंट्रिक ऑर्बिट हो गया, इसका नाम दे दिए। अब इसमें क्या क्या हो सकता है, फिफ्थ पॉइंट चलिए देखते हैं। फिफ्थ पॉइंट क्या बोल रहा है, देखिए इलेक्ट्रॉन
तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन अ फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ फिक्स्ड एनर्जी, ऑर्बिट का अपने आप में एनर्जी होगा, वो तो घूमता रहेगा अपने आप में। लेकिन इलेक्ट्रॉन जंप्स टू द हायर ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन जंप्स टू द हायर ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन जंप्स टू द हायर ऑर्बिट, हायर ऑर्बिट माने कि ये देखिए यहाँ अगर इलेक्ट्रॉन है तो जब ये इधर जाएगा तब हायर ऑर्बिट में जंप कर रहा है, तो ये जंप कैसे करेगा, जंप करने के लिए हम लोग वहां पर देखे थे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में, या फिर हम लोग फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में देखे थे, जब एक फोटोन मेटल शीट में लग रहा था तो वहां से इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा था। तो यानी कि ये वाला यहां से यहां जंप करेगा, हायर एनर्जी में जब जंप करेगा तो इलेक्ट्रॉन जंप्स टू द हायर ऑर्बिट बाय एब्जॉर्बिंग एनर्जी ऑफ दैट, अगर इस पॉइंट पे जाने का जितना एनर्जी चाहिए वो एनर्जी मिल जाता है तो वो जंप कर जाएगा बाय एब्जॉर्बिंग एनर्जी, और जब यहां से जब इधर आएगा और कम्स टू द लोअर ऑर्बिट, और comes to the lower orbit by releasing energy, जब नीचे आएगा यहां से, जब इलेक्ट्रॉन जब इधर आएगा तो एनर्जी को रिलीज करता हुआ आएगा, जब इधर से इधर जाएगा तो एनर्जी को लेगा, हायर एनर्जी में जाएगा, रिलीज करेगा, कम एनर्जी में आएगा। ये कुछ थोड़ा थोड़ा बात है तो, लेकिन इससे यहां से मेन काम चालू होता है। अब हम लोग को क्या क्या डिफाइन करना है, देखिए यह एक ऑर्बिट है तो सबसे पहले इस पॉइंट से उसका रेडियस होगा, क्योंकि फिक्स ऑर्बिट बोल दिया तो फिक्स ऑर्बिट का रेडियस पता कर सकते हैं, तो उसका रेडियस निकालेंगे। उसके बाद हम लोग रेडियस में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इलेक्ट्रॉन जहाँ जो घूम रहा था उसका वेलोसिटी होगा, तो हम लोग उसका वेलोसिटी भी देखेंगे। फ्रीक्वेंसी होगा, फ्रीक्वेंसी देखेंगे। फिर एक फिक्स इलेक्ट्रॉन जिसमें घूम रहा है तो उस इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी होगा, यानी ये ऑर्बिट का जो एनर्जी होगा उस एनर्जी को डिफाइन करना है। इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी पता कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल एनर्जी पूछेगा हम लोग वो पता कर सकते हैं। तो ये काफ़ी सारा बात है जो कि हम लोग पता कर सकते हैं। फिर आपको डिफरेंट सवाल यहीं से पूछेगा कि जब इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जंप किया थर्ड में, या फिर इधर से फोर्थ में जंप किया, या फोर्थ से फर्स्ट सेकंड में आया इलेक्ट्रॉन, तो वो सारा चीज़ आपको पता करना है, वो आपको पूछेगा, इस तरह का सवाल आएगा। और अगर सिंगल एक एटम हाइड्रोजन के लिए उठाया है तो उसको हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में भी यही सब सवाल पूछता है कि इधर से इधर गया, माने इधर से इधर गया तो कौन सा सीरीज बनेगा, लाइमन सीरीज अगर बन रहा है, बाल्मर सीरीज बन रहा है तो देखेंगे फर्स्ट ऑर्बिट से कुछ भी जाता है तो लाइमन सीरीज होता है, तो लाइमन सीरीज उसकी एनर्जी पूछेगा, बहुत कुछ पूछेगा आपको ऐसे ऐसे। तो यानी मेरे को मेनली रेडियस, वेलोसिटी, ठीक है, एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, ये सब को डिफाइन करना है। तो यहाँ से हम लोग फॉर्मूला में जाना है। तो हम लोग पहले शॉर्टकट फॉर्मूला जो होता है जो हम लोग एग्जाम में सॉल्व करना है, 90% क्वेश्चन आपका फॉर्मूला में ही हो जाएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला ही पुट करेंगे, याद रखेंगे तो सॉल्व हो जाएगा। और 10% के लिए हम लोग डेरिवेशन करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी आपका डेरिवेशन वाला क्वेश्चन आ ही नहीं रहा है, ठीक है, फिर भी कभी कभी आ जाता है। प्रोपोर्शनलिटी वाला क्वेश्चन आता है, ये बढ़ाएंगे, चार्ज बढ़ाएंगे, सेकंड ऑर्बिट थर्ड ऑर्बिट का पूछेंगे तो क्या होगा, है ना, वैसे आता है। तो चलिए अभी हम लोग एक दो क्वेश्चन देखते हैं, मतलब एक एक चीज़ को डिफाइन करते हैं, फॉर्मूला को, ठीक है। चलिए अभी हम लोग देखते हैं। अब यहाँ से थोड़ा ध्यान से देखेंगे कुछ, क्योंकि फॉर्मूला वगैरह देखना है यहाँ पे, ठीक है। हम लोगों को क्या क्या डिफाइन करना है, हम लोगों को वेलोसिटी देखना है, रेडियस देखना है, एनर्जी देखना है, फ्रीक्वेंसी देखना है, ठीक है, वेव नंबर देखना है, बहुत कुछ देखना है। चलिए सबसे सोचिए, जो बोर्स क्या बोले, बोर्स बोले थे कि ये आपका न्यूक्लियस होगा, हाँ, इसके अराउंड आपका फिक्स्ड ऑर्बिट होगा। अब हम लोग देखते हैं, चलिए इसको मान दिया न्यूक्लियस को, एक छोटा सा ऐसे पॉइंट देते हैं, ये न्यूक्लियस होगा, ठीक है। अब कोई भी ऑर्बिट को लेंगे, मानिए अगर ये वाला पहला ऑर्बिट को देंगे तो उस ऑर्बिट का क्या होना, रेडियस होगा। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ही घूमेगा, ऐसे इस फिक्स्ड ऑर्बिट पे घूमेगा। तो पहला जो इंपॉर्टेंट जो ध्यान में देना है, पहली बात, वो बोर्स एक पोस्टुलेट्स किए थे कि इलेक्ट्रॉन उसी फिक्स्ड ऑर्बिट पे घूमेगा जहां जहां उसका मोमेंटम NH/2π के बराबर होगा। नहीं समझ में आया, समझिए, देखिए ये इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, कोई ऑब्जेक्ट, कोई भी अगर बॉडी अगर मूव करता है तो उसका मोमेंटम होता है,
मोमेंटम होता है मोमेंटम क्या होता है, एम बी होता है। अब ये इलेक्ट्रॉन अगर घूम रहा है सर्कुलर पाथ में, तब उसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, एम बी आर होगा। तो ये बोले जो मोमेंटम होगा, मोमेंटम जो होगा इलेक्ट्रॉन का, वो आपका इक्वल्स टू, यानी कि मोमेंटम क्या होगा, एम वी आर, ये इक्वल्स टू होगा एन एच अपॉन 2 पाई। इसको याद रखना, अगर बोर्स मॉडल को याद रखना है तो इसको याद रखना है। पहली बात, बोर्स मॉडल को याद रखना है तो ये आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन आपको सिर्फ उसी जगह पर मिलेगा, उसी डिस्टेंस पे उसको ऑर्बिट होगा न्यूक्लियस से, जहां जहां उसका एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई होगा। और ये n जो होगा, जो n होगा वो होल नंबर पे होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, डॉट 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 होगा। यानी कि 1 पॉइंट, ऐसे अगर सोचेंगे 1.5, 3/1/2, ऐसा नहीं होगा। यानी कि आपका जो मोमेंटम एम वी आर होगा वो होल नंबर पे होगा। जैसे कि अगर इसको n को 1 मानेंगे तो h अपॉन 2 पाई होगा, या फिर 3h अपॉन 2 पाई होगा, चलिए 2h अपॉन 2 पाई होगा। आपका ऐसा नहीं कि 2.5h अपॉन 2 पाई होगा, ये गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो पहला आपको ये समझ में आना चाहिए कि एम बी आर क्या होगा, विल बी इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। मतलब जो एंगुलर मोमेंटम होगा इलेक्ट्रॉन का वो आपका किसके बराबर होगा, एन एच अपॉन 2 पाई। और इसी जगह पे, यानी इस एंगुलर मोमेंटम पे आर पे ही वो अपना फिक्स ऑर्बिट बनाएगा। ये बात आपको याद होना चाहिए। अब देखिए दूसरा क्या है इसको हो गया, ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या फोर्स लगेगा। सबसे पहले ये इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव है, दोनों के बीच में एक पोटेंशियल लगेगा, खींचने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा। जब हम लोग ग्रेविटेशन पढ़ते हैं तो दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो होता है ग्रेविटेशन पोटेंशियल पढ़ते हैं, तो एक तरह के एनर्जियों को जो खींचेगा। अब जब कोई ऑब्जेक्ट ऐसे हम लोग देखेंगे मैकेनिक्स में, जब घूमता है तो क्या होता है, वो बाहर की तरफ जाने का सोचता है और एक अंदर की तरफ भी आने का सोचता है। जो बाहर की तरफ जाने का सोचता है वो क्या होगा, उसका सेंट्रीफ्यूगल होगा। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहाँ पे जो बाहर की तरफ इलेक्ट्रॉन जाने का सोचेगा, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किसके बराबर होगा, बीच का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बराबर होगा, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट पे घूम रहा है। तो दूसरी बात क्या होगा, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इक्वल्स टू किसके आपका बराबर होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ठीक है, इलेक्ट्रो पोटेंशियल। अब यहां पर देखिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। पता है मैकेनिक्स में, फिजिक्स में अगर थोड़ा स्ट्रॉन्ग है नहीं है तो ठीक है बताएंगे आगे, ऐसे ही होगा, फिजिक्स तो हम ही पढ़ाएंगे इसमें भी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हम लोग बचपन से एक ही चीज पढ़ते हुआ है, बचपन से नहीं 12th क्लास का हमेशा कुछ समझ में आया ना, एक बात तो समझ में आता था कि दो चार्ज है, प्लस क्यू माइनस क्यू है, अगर तो दोनों का बीच में अगर आर रेडियस है तो इनका बीच का फोर्स जो होता है फिजिकल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये बात तो समझ में आता ही था ना, पूरा फिजिक्स तो यही समझ में आया था अपने को, कुछ नहीं आया तो ये तो आए थे, ठीक है, मेरे को तो आया था, ठीक है। तो यहाँ से ये जो है ये आपका फोर्स है दोनों का बीच का, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही चीज होगा, तो ये इक्वल टू क्या करेंगे, तो इसको बुक में क्या लिखा गया, 1/4 एप्सिलॉन नॉट को K लिखा गया है, एंड K का वैल्यू कितना है, 9 × 10⁹ दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट K मान के चलते हैं, तो K Z होगा, यहाँ पर जो क्या है ये एटॉमिक नंबर होगा जो भी ले रहा है, एक्चुअली चार्ज एंड प्रोटॉन बोलते हैं तो इसका मतलब एटॉमिक नंबर ही होगा, एटॉमिक नंबर होगा, ये एटॉमिक नंबर है। उसके बाद Q1 Q2, अच्छा इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या, इलेक्ट्रॉन के लिए हम E लिख सकते हैं, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे E1 E2, यानी कि हम लोग दोनों द सेम होता है, दो इलेक्ट्रॉन, तो डायरेक्टली हम लोग मतलब E स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग Q1 Q2 की जगह में E स्क्वायर ऐड लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये दूसरा है, ठीक है। अब हमको यहाँ से क्या निकालना है, रेडियस निकालना है, फिर हमको क्या निकालना है, इसमें से वेलोसिटी निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखिए एक्चुअली इतना डेरिवेशन इसका जरूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन हम लोग इसलिए करना पड़ता है क्योंकि अगर हम जेई लेवल के क्वेश्चन देखेंगे, कभी कभी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाला क्वेश्चन आ जाता है, 3rd नंबर के लिए निकालिए, 4th नंबर के लिए निकालिए, ऑर्बिट के लिए,
तो दिक्कत हो जाता है। हम लोग करके रखते हैं, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला तो यहाँ पर समरी बनाएंगे, ठीक है। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, रेडियस के लिए देखते हैं। सबसे पहले क्या देखते हैं, रेडियस। रेडियस देखिए रेडियस करते कैसे निकालेंगे, यहाँ देखिए इसमें से अगर हम भी देखें, ठीक है, देखिए एम वी आर इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई, ये तो आपको याद ही होना ही पड़ेगा। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो v इक्वल्स टू क्या होगा, एन एच अपॉन 2 पाई, और यहाँ पर एम आर लिख दिए, ठीक है। यहाँ से देखिए, यहाँ से v स्क्वायर निकाल रहे हैं, v स्क्वायर इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे के जेड ई स्क्वायर आर स्क्वायर। एक काम करते हैं ना, आर स्क्वायर है, आर है तो आर कट जाएगा ना, तो एक आर को यहाँ से काटेंगे, एक आर को यहाँ से काटेंगे, तो आर डायरेक्ट लिख दे रहे यार, है ना, आर और फिर यहाँ एम हो गया, ठीक है। अब मानिए इसको इक्वेशन 1 मानिए, इसको इक्वेशन 2 मानिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक्चुअली v स्क्वायर का जगह में v का वैल्यू पुट कर दे रहे हैं, ठीक है, पुट वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 ये वाला है, तो क्या है v स्क्वायर की जगह v का वैल्यू डालें, क्या होगा, एन एच 2 पाई एम आर का होल स्क्वायर, क्योंकि ये v का वैल्यू v स्क्वायर है, इक्वल्स टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर एम हो गया। यहाँ देखिए इसको लिखेंगे एन स्क्वायर एच स्क्वायर 2 पाई एम आर, सॉरी 2 पाई नहीं होगा, 2 का जगह स्क्वायर है ना, 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर इक्वल्स टू के जेड ई स्क्वायर आर अपॉन एम। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब देखिए एक से आर, एक आर कट गया तो एक तो आर यहाँ बचा हुआ है ना, चलिए ये एम एन ये एम काट देते हैं, ठीक है। तो ये आर को क्या लिखेंगे, देखिए आर इक्वल्स टू, ये आर उधर गया, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर, यहाँ पर 4 पाई स्क्वायर रह जाएगा, एम भी हो जाएगा, एम रह जाएगा, ठीक है। और क्या बच रहा है, के जेड ई स्क्वायर, के जेड ई स्क्वायर, ये वाला आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, ये वाला आपको डेरिवेशन होगा, ये आपको देखने को मिलेगा, ये रेडियस के लिए, ठीक है। लेकिन बुक में क्या दिया हुआ, एनसीईआरटी में है। अब देखिए एन क्या होगा, और या मेरा को मेन ये एन एन जेड देखिए, क्योंकि एन एन जेड को ही देखना है, जेड एटॉमिक नंबर हो जाएगा, एन क्या होगा आपका कौन सा ऑर्बिट के लिए बोल रहा है, और जो एच है ये प्लैंक कांस्टेंट है, वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। 4 पाई, पाई का वैल्यू पता है 3.1 पुट करेंगे, मास पता है 9.1 इंटू 10⁻³ kg डालेंगे, के का वैल्यू पता है 9 इंटू 10⁹, जेड बहुत पता है, ई चार्ज पता है, सबको डालेंगे तो यहाँ पर फाइनल जो रेडियस होगा, देखिए एच स्क्वायर, ठीक है, 4 पाई स्क्वायर एम, ठीक है, के, ठीक है, जेड का वैल्यू 1 होगा, ई स्क्वायर हो गया, और उसके बाद यहाँ पर एच स्क्वायर हो गया, तो आपका सिर्फ बच रहा है एन स्क्वायर अपॉन जेड, ठीक है, एन स्क्वायर अपॉन जेड। अब ये जो है आपका ये वाला, ये एक पूरा कांस्टेंट का सबको कैलकुलेशन करके डायरेक्ट इसका आंसर लिखेंगे, आर इक्वल्स टू एनसीईआरटी में ऐसा लिखा हुआ है 52.9 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड, एन स्क्वायर अपॉन जेड, ये पिकोमीटर में है। अब आपको पता है कि पिकोमीटर कितना होता है, 10⁻⁻12 मीटर होता है। आप इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, और आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 0.529 इंटू जेड, 0.529 एन स्क्वायर जेड स्क्वायर, एमस्ट्रॉन्ग में भी लिख सकते हैं, या फिर 10⁻⁻10 मीटर में भी लिख सकते हैं,
तो आपको डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन सॉल्व करना है। आपको इस फॉर्मूला में बस इतना ही देखना है कि आपको ये वैल्यू याद होना चाहिए। एनसीईआरटी में सीधा ऐसे दिया हुआ है, एनसीईआरटी में ऐसे लिखा हुआ है r इजिकल्स टू n स्क्वायर a नॉट। अब यहाँ पर दिया हुआ है a नॉट का वैल्यू दे दिया है 52.9 pm, ऐसे दिया हुआ है। एनसीईआरटी खोज के देखिए पेज नंबर कहाँ गया, पेज नंबर 43 में सीधा दिया हुआ n स्क्वायर a नॉट। अब a नॉट का वैल्यू इतना पिकोमीटर में दे दिया है 52.9 पिकोमीटर। लेकिन आप यहाँ पर फंसेंगे क्योंकि यहाँ पर आपको Z नहीं दिया हुआ। आपको नीट पे क्वेश्चन कैसे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एनसीईआरटी जो बोर्स मॉडल सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हाइड्रोजन के लिए वो डिफाइन है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ हाइड्रोजन के लिए, इसलिए इसको Z लिखने का जरूरत नहीं था। लेकिन हम यहाँ पर इसलिए Z लिखे क्योंकि ये सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए वैलिड है। हो सकता है कि आपको He+ के लिए दे दे, तो हीलियम के लिए दे दे, तो फिर आपको यहाँ पर 2 लिखना होगा, आपको यहाँ पे 2 लिखना होगा। लिथियम के लिए दे देगा तो आपको 3 लिखना होगा। एनसीईआरटी में सिर्फ r इजिकल्स टू n स्क्वायर a नॉट दिया हुआ है पेज नंबर 43 पे, लेकिन उसका नीचे Z होगा। क्यों होगा, क्योंकि आपको अलग अलग एटम के लिए भी दे सकता है। ठीक है, तो हमको कौन सा फॉर्मूला याद रखना है, हम इसको याद रखेंगे तो बेस्ट होगा 0.529 n स्क्वायर अपॉन Z, सॉरी Z स्क्वायर नहीं को, n स्क्वायर अपॉन Z एमस्ट्रॉन्ग। तो पहला फॉर्मूला मेरा ये हो गया, कोई दिक्कत। ठीक है, इसको लिखिए यहाँ पर साइड में, हम लोग इसको लिखते रहते हैं। ठीक है, चलिए इतना दूर तो हम लोग पिछला वाला वीडियो सब में किए ही थे। ठीक है, चलिए यहाँ पर लिखेंगे हम अपना ये वाला बोर्स का फॉर्मूला लिखते हैं। एक फॉर्मूला क्या हुआ, रेडियस, तो r इजिकल्स टू n स्क्वायर h स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m के, पहले ई लिख देते हैं, m के Z ई स्क्वायर। ठीक है, ये ऐसा है लगभग। इसको हम लिखेंगे r इजिकल टू 0. एनसीईआरटी वाला लिखते हैं, चलिए 0.529 n स्क्वायर अपॉन Z एमस्ट्रॉन्ग। ठीक है, चलिए ये एक रेडियस हो गया। अब हम लोग देखते हैं वेलोसिटी के लिए, इसको मिटाइए, इसको लिख लीजिए, वेलोसिटी के लिए लिखेंगे। चलिए लिखिए वेलोसिटी। ठीक है, चलिए वेलोसिटी भी डायरेक्ट करते हैं, यहीं से उठाते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, अच्छा वेलोसिटी क्या करना है, हमको पता क्या है कि mv/r इजिकल्स टू nh अपॉन 2 पाई लेना है। ठीक है, यहाँ पे वेलोसिटी निकाल रहे हैं, v इजिकल्स टू क्या लिखेंगे, देखिए nh 2 पाई mr, सिर्फ r का वैल्यू यहाँ पर डाल देते हैं। ठीक है, r का वैल्यू क्या है, ये वाला वैल्यू है, यानी कि हम यहाँ पर v इजिकल्स टू nh 2 पाई m। अब r है क्या, इसको नीचे डालेंगे उल्टा हो जाएगा, कितना होगा 4 पाई स्क्वायर के Z ई स्क्वायर बाई n स्क्वायर h स्क्वायर हो जाएगा। कैलकुलेट करते हैं, चलिए पाई स्क्वायर कैंसिल, पाई कैंसिल। ठीक है, ये देखिए NH कैंसिल, ठीक है ये कैंसिल 2 हो गया, और कुछ हो रहा नहीं हो रहा है। तो v इक्वल्स टू देखिए क्या हो रहा है, v इक्वल्स टू 2 पाई के Z ई स्क्वायर NH। ये आपका वेलोसिटी हो गया, ये हो गया वेलोसिटी। अब इस वेलोसिटी का डायरेक्ट फॉर्मूला हम लोग लिख देते हैं। देखिए 2 पाई के Z को आपको अलग सा रखना है, ई स्क्वायर और H, यानी कि v इजिकल्स टू 2.188, अभी 2.2 डायरेक्ट लिखेंगे। ठीक है, 2.188 इंटू 10⁻⁶। अब देखिए Z अपॉन n, ये हो गया आपका वेलोसिटी का फॉर्मूला। देखिए हमको यहाँ पर बस यही बात याद रखना है, रेडियस में ये वाला प्रोपोर्शनलिटी याद रखना है कि रेडियस में n स्क्वायर बाई Z हो रहा है, वेलोसिटी में क्या हो रहा है, नंबर 2 वेलोसिटी में क्या हो रहा है 2.188 इंटू 10⁻⁶ Z अपॉन n। हमको बस यही याद रखना है कि यहाँ प्रोपोर्शनलिटी क्या हो रहा है। क्वेश्चन इसी से बनेगा, क्योंकि आपको
उतना डिटेल में आपको ये सब डेरिवेशन करने थोड़ी ना देगा, उतना टाइम थोड़ी ना है। आपको तो सिर्फ फॉर वैल्यू पुट करना है और अलग अलग एटम के लिए दे देगा, अलग अलग ऑर्बिट के लिए दे देगा। इसलिए मेरे को z और n को जमा करना है। पहले में z n² z है रेडियस में, वेलोसिटी में क्या है n/z है, इसको याद रखना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या नेक्स्ट देखेंगे, वेलोसिटी हो गया। अब एनर्जी पे आते हैं सीधा सीधी, ठीक है। चलिए इसको लिखिए। अभी हम लोग क्या नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखेंगे एनर्जी। ये वाला पार्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एनर्जी देखते हैं, एनर्जी देखते हैं। चलिए इसको एनर्जी को देखते हैं कि थोड़ा सा समझते हैं। देखिए ये हमारा न्यूक्लियस है, मानिए ये एक ऑर्बिट, ये 2 ऑर्बिट, ये 3 ऑर्बिट, 4 ऑर्बिट, 5 ऑर्बिट होता रहेगा। चलिए इसको के बोले, ये एल है, ये एम है, ठीक है। अब देखिए या इसको 1 2 3 भी बोलते हैं, ठीक है, 1 2 3 भी नाम दिया मुझे। यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, ये इन्फिनिटी पे इलेक्ट्रॉन है। मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जब इन्फिनिटी पे होता है, इलेक्ट्रॉन एट इन्फिनिटी, उसका एनर्जी यहाँ पर 0 माना गया है, ठीक है। अब इन्फिनिटी से इलेक्ट्रॉन को जब इलेक्ट्रॉन का एटम का ऑर्बिट पे ला रहे हैं, तो अब जो उस पर चार्ज है वो क्या होगा, उस पर ये वाले इलेक्ट्रॉन पे अब कुछ पोटेंशियल होगा, तो वो हमेशा 0 से कम होगा, यानी नेगेटिव होगा, तो पोटेंशियल है वो नेगेटिव होगा, पहला। उसके बाद क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन इस पे है, अब जब घूम रहा है, तो इलेक्ट्रॉन कोई भी बॉडी पे जब वो मोशन पे होता है, तो उस पे कौन सा एनर्जी देखते हैं हम लोग, काइनेटिक एनर्जी है, तो काइनेटिक एनर्जी है। तो अब इसको हम लोग देखते हैं। देखिए तो टोटल एनर्जी क्या हो, देखिए तो टोटल एनर्जी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। यहां तक बात समझ में आ रहा है, ठीक है। अच्छा पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक से पढ़े थे, क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी। अगर ये प्लस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज है, तो दोनों का बीच का पोटेंशियल क्या होता है, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R। अब Q1 मानी एक पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव, Q2 एक नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव। तो अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो इसको क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर के बोल रहे हैं, बुक पे हम लोग भी के बोल रहे हैं, तो प्लस ई यानी कि E1 लिखेंगे, ई एंड ये माइनस ई आर। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं ई स्क्वायर, लेकिन माइनस, तो के ई स्क्वायर, क्योंकि ये माइनस होगा तो माइनस बाई आर। तो पोटेंशियल की जगह में हम लोग ये वाला लिख दे डायरेक्ट, क्या लिखेंगे, के माइनस के ई स्क्वायर बाई आर। कोई दिक्कत, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी आपका होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv²। होता है कि नहीं होता, होता है। अब ये देखिए mv² को अगर देखें तो हम लोग क्या पता थे, mv² में देखे थे कि mv² बाई आर, ये क्या था, सेंट्रीफ्यूगल, ये इसका जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा बाहर वाला, विल इक्वल टू कोलम्बिक फोर्स, दैट इज के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। Q1 Q2 का जगह हम लोग E² भी लिख सकते हैं। तो R से कैंसिल हो गया, एक R कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, mv², क्या बचा, के E² बाई आर। तो इसको हम डायरेक्ट लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी की जगह के E² बाई आर, ठीक है, और हाफ, यानी कि 1 हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, के Q² बार है। अच्छा अब देखिए दोनों पे रिलेशन कैसा हो रहा है। ये काइनेटिक एनर्जी आपका आधा है पोटेंशियल एनर्जी से, काइनेटिक एनर्जी आधा है पोटेंशियल एनर्जी से। पोटेंशियल एनर्जी मानी के Q² बाई आर है, तो ये 2R है, तो पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी आधा हो पोटेंशियल एनर्जी से। अब टोटल एनर्जी क्या होगा, देखिए ये प्लस करते तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो माइनस होगा, ठीक है। अब तो दोनों को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो 2R, ठीक है। एक काम करते हैं ना, आपको कन्फ्यूजन होगा, इसको ब्रैकेट में माइनस में रखते समझ में आएगा, ठीक है। तो 2R हो गया, यहाँ पे के E² माइनस 2k E², ठीक है। तो क्या हो रहा है, बच क्या रहा है यहाँ पे, देखिए माइनस के E² बाई 2R। तो ये हो गया आपका टोटल एनर्जी, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है, यहाँ तक कोई दिक्कत है, तो टोटल एनर्जी माइनस में हुआ, काइनेटिक एनर्जी भी यहाँ माइनस देख रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी भी यहाँ पर माइनस में देख रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ में से कि कुछ बात और है।
अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं, इसको चलिए ऐसे करते हैं, ठीक है। ये टोटल एनर्जी क्या इक्वल्स टू माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, पहले इक्वल्स, चलिए प्लस ही रखते हैं, माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी भी माइनस में होगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस में होगा, पोटेंशियल एनर्जी माइनस में होगा, या फिर दोनों में माइनस माइनस इंटू कर देंगे। बुक में जैसे लिखा रहता है, तो बुक में क्या लिखा रहता है, और हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, टोटल एनर्जी इक्वल्स टू माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी। ये भी कहीं कहीं लिखा रहता है, ठीक है। ये बात समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक है, चलिए अब देखिए जो टोटल एनर्जी है वो क्या है, वो आपका है माइनस ऑफ के ई स्क्वायर बाई 2r, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या है, वो भी है आपका माइनस के ई स्क्वायर बाई 2r, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, देखिए पोटेंशियल एनर्जी है आपका, काइनेटिक एनर्जी माइनस नहीं प्लस है, सॉरी, के ई स्क्वायर बाई आर। अब यहाँ ध्यान से देखिए, आर मतलब क्या है, ये रेडियस है ऑर्बिट है। अगर जैसे जैसे आर बढ़ेगा, मतलब यहाँ से इधर आएंगे मानिए, तो ये वाला आर बढ़ेगा तो ओवरऑल ये वाला वैल्यू क्या होगा, कम होगा। लेकिन ये माइनस में है, माइनस में कम होना मतलब बढ़ना होता है। यानी इसको ऐसे लिखेंगे, टोटल एनर्जी क्या होगा, जैसे जैसे आर बढ़ेगा तो टोटल एनर्जी भी क्या होगा, बढ़ेगा। एक्सक्यूज मी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी देखिए, आर जैसे जैसे बढ़ेगा तो नीचे वाला वैल्यू बढ़ेगा तो ऊपर वाला वैल्यू कम होगा, तो काइनेटिक एनर्जी कम होगा, काइनेटिक एनर्जी कम होगा। यानी जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन दूर जाएगा तो उसमें काइनेटिक एनर्जी कम होगा। हाँ बात सही है, काइनेटिक एनर्जी कम होगा। अच्छा, पोटेंशियल में देखेंगे, ये क्या है, पोटेंशियल माइनस में है, ठीक है। जैसे जैसे आर बढ़ेगा तो ये वाला वैल्यू कम होगा क्योंकि नेगेटिव में है, कम होगा। यानी कि वैल्यू कम होगा तो माइनस में कम होना मतलब जैसे -2 बड़ा होता है कि -1 बड़ा होता है, -1 बड़ा होता है। यानी कि पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ेगा। तो यहाँ से आपको सवाल समझ में आया। क्वेश्चन पूछेगा कि इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट में जंप किया है, बताइए उसका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा कि घटेगा। आर बढ़ रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा। फिर पूछेगा बताइए फर्स्ट ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट में जंप कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा। अगर बढ़ रहा है आर तो काइनेटिक एनर्जी घटेगा। इसी तरह का टोटल एनर्जी भी क्या होगा, बढ़ेगा तो घटेगा। ये आप बढ़ेगा तो बढ़ेगा। तो ये आपका एक माइंड मैप होना चाहिए। क्वेश्चन ऐसे आएगा, आपको क्वेश्चन कराएंगे, क्वेश्चन अभी बताएंगे। यहाँ तक समझ में आता है, ठीक है। अब आगे देखिए, अभी तक हम लोग टोटल एनर्जी का वैल्यू देखते हैं। अच्छा चलिए एक वैल्यू निकाल दे टोटल एनर्जी का, इसको रब करते हैं, ठीक है। देखिए टोटल एनर्जी मानिए हम एक उठाते हैं ये वाला को, तो टोटल एनर्जी क्या है देखिए, चलिए टोटल एनर्जी क्या है, माइनस के ई स्क्वायर बाई 2r। अब r का तो ये वाला वैल्यू डालते हैं, जब r का हम वैल्यू डालते हैं तो इसको कैसे लिखेंगे, माइनस के ई स्क्वायर बाई 2। r को जब डालेंगे तो क्या होगा, 4 पाई स्क्वायर m के जेड कहाँ गया ये, ई स्क्वायर बाई एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ठीक, के ई स्क्वायर तो इसका पावर 4 जेड। एक्चुअली ना एक जेड इधर भी होता है, ठीक है। हर जगह जेड है, जेड ये एटॉमिक नंबर के लिए सब जगह एक जेड है, ठीक है। यहाँ पर जेड है, हर जगह जेड है, तो यहाँ पर भी एक जेड भी है, जेड है, ठीक है। क्योंकि यहाँ हर जगह एक जेड है, और क्योंकि हाइड्रोजन के लिए कर रहे हैं तो जेड का वैल्यू 1 होता है बोल के यहाँ 1 1 1 नहीं लिखे है, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक जेड है। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो मेरे को यहाँ पर मिलेगा के ई जेड ई, यहाँ पर हो जाएगा 2 पाई एम के बाई एन एच स्क्वायर
एन स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो हम लोग इस चीज़ को पूरा हटा के कांस्टेंट लिखेंगे, इसका एक वैल्यू आएगा, कैलकुलेट करेंगे तो -2.17 इंटू 10⁻−18। यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट क्या है, जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, यही मेन इंपॉर्टेंट है। इसी से आपको पूरा कैलकुलेशन करना है, इतना चीज़ का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। जूल पर एटम, जूल पर एटम में आपका यूनिट में निकाल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर एटम का जगह पर मोल आपको निकालने बोलेगा, तो फिर आपको पर मोल का हिसाब से निकालना है, इंटू कर देंगे 6 इंटू 10⁻23। आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा। अगर आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है तो हमको पता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻−19 जूल होता है, तो वो कर देंगे डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10⁻−19 करेंगे, तो जो वैल्यू आएगा वो होगा -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में आएगा। आपको यूनिट में बहुत 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 ध्यान देना है, ठीक है। तो हम लोग 90% इसी क्वेश्चन में, इसी वाला फॉर्मेट में इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही सॉल्व कर लेंगे। 10% होगा जूल में, तो हम लोग उसको जूल में कन्वर्ट करके देखेंगे। तो हम लोगों के पास जो थर्ड होता है वो होता है एनर्जी, और वो एनर्जी हम लोग लिखेंगे, एनर्जी इज इक्वल टू -13.6 जेड स्क्वायर एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये देखिए, तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में याद रखना है। अब देखिए आपको यहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन, क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा, कुछ कुछ बता रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर और एक रिलेशन, एक दो रिलेशन अगर हम पूछ ले, मानिए अगर हम पूछेंगे कि एक और देख लेते हैं। अभी हम लोग टोटल एनर्जी, देखिए टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में क्या फ़र्क है, दोनों सेम सेम वैल्यू है, बस साइन का फ़र्क है। क्वेश्चन पूछता है टोटल एनर्जी और पोटेंशियल के साथ क्या रिलेशन है, कुछ नहीं है, दोनों में साइन साइन भी सेम है, तो साइन वाइज भी नहीं है। हाँ, लेकिन आपका टोटल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी पे क्या फ़र्क है, जो आपका टोटल एनर्जी है वो आपका ट्वाइस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। उसी तरह अगर हम देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में क्या फ़र्क है, पहला तो माइनस में साइन में है, दोनों में इसको माइनस करो, इसको माइनस साइन में होगा। काइनेटिक एनर्जी आधा होता है, यानी कि इसको ट्वाइस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो आपको ये ऐसे क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा ना, फट से करना, या गलत कर देते हैं ना, गलत हो जाता है। इजी चीज़ है लेकिन गलत हो जाएगा बार बार, है ना, इसको ध्यान देना है। अच्छा, अब क्या देखेंगे, और अब इसमें अब देखिए हमको याद क्या रखना है, -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। यहाँ पर मेनली जो रिलेशन याद रखना है वो हम बता दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इसको पूरा मिटाते हैं। चलिए अभी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं कि एनर्जी में किस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। देखिए हम अगर कोई भी रैंडमली, मानिए सपोज कि मेरे को एनर्जी निकालना है E1 का, मतलब E1 बोले तो मानिए इसका निकालना है एनर्जी, तो क्या होगा। और अगर हाइड्रोजन एटम के लिए निकालना है तो देख लेंगे, अगर कोई अदर एटम के लिए निकालना है तो देख लेंगे। मानिए हम हाइड्रोजन एटम का निकाल रहे हैं, हाइड्रोजन का, ठीक है, हाइड्रोजन का निकाल रहे हैं, तो क्या होगा, E1 के लिए निकालेंगे तो अगर हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालेंगे तो -13.6, ठीक है, इंटू क्या था, जेड स्क्वायर एन स्क्वायर, ये है। अब हाइड्रोजन एटम के लिए तो जेड स्क्वायर हर जगह 1 1 होगा, इसलिए एनसीईआरटी में 1 1 1 लिखा हुआ है, हाइड्रोजन का जगह हाइड्रोजन नहीं लिखा हुआ है। तो मानिए जेड स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 होगा, और एन, अगर ये हम फर्स्ट ऑर्बिट के लिए निकाल रहे हैं, एन क्या है, एन क्या है आपका, एन क्या है ना, ऑर्बिट का नंबर, ऑर्बिट का नंबर, नंबर ऑफ ऑर्बिट, ऑर्बिट्स नंबर, और ऑर्बिट का नंबर, ऑर्बिट्स नंबर, ऑर्बिट्स नंबर, ठीक है। अब देखिए एन स्क्वायर, अगर ये एन का वैल्यू अगर 1 हुआ, यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट के लिए बोल रहे, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, तो ओवरऑल क्या होगा, ये 1 का 1 दैट इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। अब मानिए कि मेरे को सेकंड ऑर्बिट का निकालना है, मानिए सेकंड ऑर्बिट का निकालना है। अब सेकंड ऑर्बिट में क्या होगा, एटॉमिक नंबर क्या होता है, जेड स्क्वायर एन स्क्वायर होता है, ठीक है। अब देखिए जेड तो वही रहेगा, एटम जो एटम हाइड्रोजन का निकाल रहे, तो ये 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर चेंजेस होगा, क्योंकि हम प्रोपोर्शनलिटी क्यों याद रखने बोले, क्या एनर्जी जेड स्क्वायर एन स्क्वायर का प्रोपोर्शन है, उसका वेलोसिटी जेड बाई एन है, रेडियस एच स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर जेड है, तो ये आपका क्यों याद रखने बोले, इसलिए याद रखने बोले क्योंकि आपको इसी से क्वेश्चन बनेगा। जेड, अभी मानिए सेकंड ऑर्बिट के लिए बोल रहे थे, सेकंड ऑर्बिट में एन का वैल्यू 2 हो जाएगा। अब एन का वैल्यू जब 2 हो जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा 2, तो 2 का स्क्वायर 4,
तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट 4 लिख देंगे, डायरेक्ट 4 लिखेंगे। तो अब क्या होगा एक्चुअली में -13.6 डिवाइड बाई 4। जब इसको हम कैलकुलेशन करेंगे, इसको हम लोग काटेंगे तो कितना होगा देखिए, यहाँ पर अगर 4 से डायरेक्ट काटेंगे तो 4 1 जे 4, 4 3 जे 12, 3.4, तो यानी कि सेकंड ऑर्बिट क्या होगा -3.4 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? 3.4 समझ में आ रहा है? अच्छा, अभी मानिए उसी तरह अगर हम थर्ड का निकालना है तो थर्ड का जगह क्या होगा, अगर n मानिए 3 का निकालना है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए थर्ड का, सो E3 मानिए E3 थर्ड का क्या हुआ -13.6 जेड स्क्वायर एन स्क्वायर। ठीक है, जेड स्क्वायर हाइड्रोजन एटम का अगर बोल रहे हैं तो 1 का 1 हो जाएगा, जेड स्क्वायर 1 स्क्वायर का 1 ही होगा। अब बात यहाँ पर एन स्क्वायर है, यानी कि अगर एन 3 है तो 3 का स्क्वायर 9, हम डायरेक्ट यहाँ से 9 लिखेंगे, यानी 13.6 डिवाइड बाय 9 हम डायरेक्ट डिवाइड बाय 9 करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली मेरा आएगा 1.51 आएगा। ठीक है, अब हम इसको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आपको ऐसे याद रखना है। ठीक है, आपको यहीं से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन एटम का फर्स्ट सेल का फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी होता है 13.6, सेकंड का 3.4, थर्ड का 5.1, उसी तरह फोर्थ का कितना होता है 0.85 होता है, फिफ्थ का क्या होगा 0.54 होगा। ठीक है, ऐसे आपका चलता रहेगा। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया अगर हाइड्रोजन के लिए निकालना है। अब मानिए कि मेरे को कोई और एटम का निकालना है, हाइड्रोजन का जगह चलिए लिथियम का निकालना है, हीलियम का निकालना है, तो होगा क्या, तो अब यहाँ पे मेरे को जेड को कंसीडर करना होगा। हाइड्रोजन का जगह अगर कोई किसी और का निकालेंगे, सो मानिए अभी हम लिथियम का निकाल रहे हैं, मानिए आपको बोला गया है कि निकालिए सपोज एग्जाम्पल सेकंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम, मानिए हीलियम आयन के। हाँ, लेकिन आपको क्या होगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज ही निकालना है, क्योंकि ये वैलिड है 1 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए, यानी He+ होगा, खाली He होगा तो नहीं होगा, He+ होगा तो 1 इलेक्ट्रॉन हो रहा है, हाँ हो रहा है तब होगा। अब देखिए जहां He हो रहा है, सेकंड ऑर्बिट बोला है, मतलब n का वैल्यू 2 बोला है और He बोला है, यानी कि Z का वैल्यू 2 हो गया। अब सॉल्व करेंगे, E निकालेंगे तो -13.6 Z स्क्वायर बाई एन स्क्वायर करेंगे ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाल रहे क्योंकि 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, जूल के लिए होगा तो 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल। देखिए जूल के लिए कितना है 2.18, ठीक है, 10⁻⁻18 जेड स्क्वायर एन स्क्वायर जूल पर एटम, तो जूल के लिए 2.18 इंटू 10⁻⁻18 लगाना है। ठीक है, अब देखिए अब जेड का वैल्यू यहाँ पर 2 है, तो यानी कि -13.6 जेड का वैल्यू 2 है, यानी कि 2 का स्क्वायर डायरेक्ट हम 4 लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर n कितना 2 है तो डायरेक्ट 4 लिखेंगे, तो कट जाएगा, तो उसका क्या हो जाएगा 3, वही 13.6 ही हो रहा है। अब अगर इसका हम लोग थर्ड ऑर्बिट करेंगे या फोर्थ कर रहे, चलिए इसका फोर्थ करते हैं। अब हम बोले कि फोर्थ का निकालिए, यहीं पर निकाल देना है यहाँ से। अब हम बोले n = 4 का बताइए। अब n = 4 का बताना है तो क्या करेंगे, ई 4 देखेंगे तो -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। अब देखिए जेड स्क्वायर क्योंकि ये हीलियम है तो 2 का जगह, तो 2 का स्क्वायर 4, डायरेक्ट 4 लिख सकते हैं, लिख दिया डायरेक्ट 4। अब n देखिए, n यहाँ पर 4 है, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 होगा, तो यहाँ 16 लिखेंगे। अब यहाँ पर क्रॉस यहाँ पर 4, अब 13 डिवाइड बाई 4 करेंगे तो मेरा लगभग ये आ रहा है 3.4। तो अब अगर हीलियम होगा तो 3.4, लेकिन उसका कितना आ रहा है नंबर 4 ऑर्बिट। यहाँ पर हाइड्रोजन का देखिए, हाइड्रोजन का सेकंड का एनर्जी था आपका 3.4 -3.4, लेकिन यहाँ पे हीलियम का N4 फोर्थ ऑर्बिट का एनर्जी क्या हो रहा है, फोर्थ ऑर्बिट का एनर्जी हो रहा है -3.4। ठीक है, तो इस तरह का आपको अलग अलग एटम के लिए देगा, आपको रिलेशन याद रखना है। ठीक है, रेशियो अगर निकालना दिखेगा, रेशियो बोलेगा, तो यहाँ पर रेशियो अगर देखेंगे तो कैसा देखेंगे, देखिए अब रेशियो देखेंगे तो कैसा देखेंगे, आपको याद रखना है कि क्या है कि रेडियस है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बाई जेड। ठीक है, देखिए वो रिलेशन है। वेलोसिटी दिख रहा है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द z अपॉन n दिख रहा है। उसके बाद आपका एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, ये प्रोपोर्शनलिटी दिख रहा है। तो आपको इस तरह का क्वेश्चन देगा कि मानिए कि एक हाइड्रोजन एक एटम का रेडियस ऑर्बिट नंबर 1 का बोलेगा, दूसरा ऑर्बिट नंबर 2 का बोलेगा, रेशियो निकालना है, तो हमको रिलेशन ये याद रखना है, ये रिलेशन पता होना चाहिए, हम ऐसे रिलेशन से ही निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद हम देखते हैं कि अगर मेरे को कोई 2 ऑर्बिट का एनर्जी का कंपैरिजन करना वाला है, सपोज अगर आपको बोले द एनर्जी
डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन E1 एंड E2, ठीक है। E1 मानिए इसको बोल रहे हैं E1, इसको E2 बोल रहे हैं। देखिए चेंज इन एनर्जी, या टोटल एनर्जी कुछ भी बोल सकते हैं, दोनों बीच का एनर्जी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, मानिए E2 माइनस E1, ठीक है। अब देखिए यहां तो हम लोग डायरेक्ट कर देंगे -3.4 माइनस माइनस 13.6, तो क्या होगा -3.4 माइनस माइनस प्लस 13.6। अगर हम लोग इसको देखेंगे तो ओवरऑल आएगा आपका 10.8 के आसपास आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये क्या हो जाएगा, दोनों का बीच का डिफरेंस। तो ये तो हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। फॉर्मूला वाइज अगर हम इसको पुट करेंगे तो देखिए कैसे पुट करेंगे फॉर्मूला वाइज। ये वैल्यू मेरे को याद है तो हम कर सकते हैं, इसलिए बोलते हैं कि एग्जाम में 90% क्वेश्चन आपको डायरेक्ट ऐसे ही पूछता है। हाइड्रोजन आइटम के लिए पूछेगा, सेकंड ऑर्बिट एंड थर्ड ऑर्बिट का एनर्जी डिफरेंस पूछेगा, फर्स्ट ऑर्बिट फोर्थ ऑर्बिट का बीच का एनर्जी डिफरेंस पूछेगा। तो आपको डायरेक्ट अगर वैल्यू याद रहेगा तो हम डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करके आंसर ला देंगे, नेगेटिव साइन के साथ नहीं होगा, ठीक है। अगर वैल्यू याद नहीं है तो फिर आपको वही पुराना फॉर्मूला में जाना। चलिए एक क्वेश्चन इसको समझते हैं ठीक से, ठीक है। इसमें कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है, इसको आराम से देखते हैं तो बहुत कुछ समझाने लायक है, जो एनसीईआरटी में है। क्या है कि फाइंड द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर आपको याद रहेगा कि फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम की एनर्जी कितना होता है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकंड ऑर्बिट का कितना होता है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। ये थर्ड है, ये E4 है, E5 है। आपको याद रहेगा तो आप डायरेक्ट सॉल्व कीजिएगा। कैसे कीजिएगा, डेल E इक्वल्स टू E2 माइनस E1, E2 माइनस E1, E2 कितना है -3.4 माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। यानी -3.4 माइनस माइनस प्लस 13.6, सॉल्व करेंगे तो 10.8 के आसपास इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। आपको डायरेक्ट एग्जाम में याद रहेगा, आपको ऐसे याद ही रखना है, कम से कम हाइड्रोजन का ये तो याद रखना ही है। आप डायरेक्टली सॉल्व कर देंगे, ठीक है। अगर मानिए आपको यहाँ पर ये हाइड्रोजन एटम मेंशन है तो आप यहाँ पर डायरेक्टली इसको पुट कर लिए। अगर हाइड्रोजन एटम नहीं रहता है यहाँ पे तो कुछ और रहता है, हीलियम एटम रहता है, He प्लस रहता है, Li2 प्लस रहता है, तो क्या करते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, नहीं तो कैसे करेंगे, देखिए नहीं तो आपको करना क्या है, एनसीईआरटी में जिस फॉर्मेट में दिया हुआ है, देखिए ये क्या होगा, ये वाला सेकंड ऑर्बिट है, E2 मान रहे सेकंड ऑर्बिट के लिए, एंड ये वाला फर्स्ट ऑर्बिट के लिए। ये वाला फर्स्ट के लिए है, ये सेकंड के लिए। तो सेकंड ऑर्बिट के लिए क्या लिखेंगे, देखिए -13.6, यहां देखिए इसको हाइड्रोजन है तो डायरेक्टली यहाँ पे चलिए Z² बाई m² n1 लिख रहे हैं, चलिए ठीक है, Z1 लिख रहे हैं, हो गया खत्म। इधर देखिए इसके लिए क्या लिखेंगे, -13.6, ये Z2 मान रहा है, ठीक है, Z2 का स्क्वायर ZN2 का स्क्वायर, हो गया। यहां देखिए -13.6 Z², हाइड्रोजन एटम है इसलिए इसको डायरेक्टली हम लोग वहां हाइड्रोजन एटम में बोल के Z का वैल्यू पुट करके डायरेक्ट इसका 1 लिख दे, 1 लिख दिए, n1², या देखिए माइनस माइनस इसको प्लस लिख दे, प्लस लिखने के बाद 13.6 हाइड्रोजन एटम के लिए बात कर रहे हैं, 1 लिख दे, n2 का स्क्वायर लिख दिए। अब क्या करेंगे, देखिए 13 एंड 13.6 को कॉमन ले रहे हैं, इसको इधर ले गए, उधर उसको उधर ले जा रहा है, ठीक है। तो ये 13.6 कॉमन ले लिए। अब ये देखिए जब कॉमन ले लेंगे 1 बाई n1² ये n2 है, सॉरी ना, माइनस पहला वाला है n2 होगा, ठीक है, गलत लिख दिया, ये n1 है ना, ये तो E1 है, E1 है, सॉरी ये 2 है, हाँ ठीक है, बाई n2 का स्क्वायर, हो गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनसीईआरटी में इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में क्या है, ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। और अगर आपको ये Z मान, ये एक्चुअली Z है, हाइड्रोजन एटम के लिए बोल के 1 है। अगर यहाँ पर हीलियम रहता तो मेरे को यहाँ पर अगर He प्लस रहता तो जैसे क्वेश्चन किए थे तो यहाँ पर क्या लिखते हैं 2 का स्क्वायर, ठीक है। चलिए 2 का स्क्वायर 4,
तो ये आपको याद रहेगा तो अच्छा है, नहीं रखना तो नहीं याद है तो फिर आपको करना पड़ेगा। तो एक फॉर्मूला यहाँ से बनता है कि दो डिफरेंस निकालना है तो क्या करना है मेरे को, ये दो कितना हो रहा है आपका 10.8 के आसपास इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, ये इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है 13.6 Z1 का स्क्वायर Z1 N1 का स्क्वायर माइनस Z2 N2 का स्क्वायर, ये एग्जैक्ट इस फॉर्मेट में दिया हुआ है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब देखिए देख क्या है कि आपको बोला है फ्रीक्वेंसी निकालने बोला है, फ्रीक्वेंसी निकालने बोला है। अच्छा तो हमको क्या पता है कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है, एक्चुअली देखिए C इज इक्वल्स टू क्या होता है, C इक्वल्स टू, अच्छा इसको ऐसे देखते हैं, सॉरी फ्रीक्वेंसी देखिए एनर्जी इज इक्वल्स टू h म्यू होता है। अब अगर मेरे को म्यू इस फ्रीक्वेंसी अगर म्यू निकालना है तो क्या करेंगे, E अपॉन h करेंगे, यानी कि ये वाला यूनिट में है, इसमें एनर्जी से हम क्या करेंगे h का वैल्यू कितना था 6.626 into 10 to the power 34, प्लैंक्स कांस्टेंट को डिवाइड कर देंगे, ये प्लैंक कांस्टेंट को यहाँ पर h को डिवाइड कर देंगे 6.626 into 10 to the power 34, इसको डिवाइड करेंगे तो डायरेक्ट एनसीईआरटी में क्या दिया होगा, अगर फ्रीक्वेंसी निकालना है तो यहाँ फ्रीक्वेंसी निकालना है तो क्या है 3.29 into 10 to the power 15, ठीक है। और ये जो है 1 minus n1 स्क्वायर माइनस 1 minus n2 स्क्वायर हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी है तो हर्ट्ज ये है। तो आपका ये फ्रीक्वेंसी भी निकल गया, वैल्यू पुट करेंगे अपना अपना जो होगा फ्रीक्वेंसी यहाँ पर डाल देंगे। वेव नंबर बोलेगा, अब वेव नंबर क्या होता है देखिए C is equals to लैम्डा म्यू होता है, ये पढ़े थे ये वाला फॉर्मूला से, ठीक है। फॉर्मूला की पूरी लिस्ट हम इसलिए वहां बना रहे हैं, चैप्टर खत्म हो जाएगा तो एक वीडियो में पूरा समरी बनाएंगे इसका, एक शॉर्ट में इसको खत्म करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन के साथ। अब देखिए 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या हो सकता है आपका म्यू अपॉन C। अच्छा ये 1 अपॉन लैम्डा ही तो म्यू नंबर है ना, वेव नंबर है ना, तो यानी कि वेव नंबर निकालने के लिए मेरे को फ्रीक्वेंसी से C को डिवाइड करना पड़ेगा। एक्चुअली C क्या है, C इज द स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। तो अगर हम इसको डायरेक्टली यहाँ डिवाइड बाय C कर देंगे, C कितना होता है 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड, डायरेक्टली डिवाइड हम कर सकते हैं। डायरेक्टली डिवाइड अगर हम करेंगे तो ये कटेगा 10 to the power 7 और 8 से कटेगा, तो एनसीईआरटी में इसका भी एक वैल्यू दिया हुआ है 1.09677 1.09677 into 10 to the power 7, ये है 1 upon n1 स्क्वायर माइनस 1 upon n2 स्क्वायर, और ये आपका मीटर इनवर्स में दिया हुआ है, ठीक है। अब अगर इसको सेंटीमीटर में लिखना है तो एनसीईआरटी में इसको सेंटीमीटर में क्या लिखा है, सेंटीमीटर में एनसीईआरटी इसको क्या लिखे है, सेंटीमीटर लिख रहे हैं, ठीक है। सेंटीमीटर में इसको एनसीईआरटी लिखे है 109,677 सेंटीमीटर इनवर्स, 109,677 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर, और ये क्या है सेंटीमीटर इनवर्स। और ये वाला जो वैल्यू है इसको क्या बोले हैं, RH लिखा हुआ है, RH मतलब क्या है, रेडबर्ग कांस्टेंट है, तो REYD रेडबर्ग कांस्टेंट, ये ऐसा हो गया, इसे देखिए समझ में आ रहा है, हाँ? तो ये लाइक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसमें से क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसको खत्म हो गया, ठीक है। अब हमको यहाँ पर क्या पता चल रहा है कि अलग अलग एनर्जी लेवल है, इसको एक्चुअली क्या है ना, इसको अभी हम लोग आगे जब देखेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम देखेंगे, ठीक है, तो उसमें क्या है कि लाइनिंग बना रहेगा एनर्जी का ऐसे ऐसे, सपोज इसका सर्कल में है ना, अब इसको लाइन में दिखाएंगे, अगर इसका मतलब ये E1 है तो हम इसको ऐसे दिखाएंगे E2 है, फिर इसको हम ऐसे दिखाएंगे E3 है, ऐसे करके दिखाएंगे और एनर्जी दिखाएंगे, यहाँ से यहाँ जाएगा तो कितना एनर्जी, सबका एनर्जी हम मेंशन कर देंगे, याद रहेगा, ठीक है। तो लाइमन सीरीज बाल्मर सीरीज देखेंगे, चलिए इसको लिखिए। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम देखेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ पर क्वेश्चन कोई दिक्कत है कुछ, चलिए इसको मिटाते हैं, रुक जाते हैं, ठीक है।